अवध। मानव जाति के दुर्भाग्य से इस जग में चोर को छोड़ सन्यासी को फांसी देने का न्याय हमेशा होता आया है, पर राजनीति के क्षेत्र में तो यह खुल्लम खुल्ला किया जाता है। जुल्म और अन्याय दोनों भाववाचक कल्पनाएं मानवीय मन को स्वीकार नहीं होती, अतः उनके कारण होने वाले त्रास का प्रतिशोध लेने के लिए जब वह झल्लाकर बाहर निकल पड़ता है, तब यह नहीं देखता कि उस जुल्म और अन्याय की जड़ में कौन है, और जो सामने पड़ जाता है उसी गरीब को मारने लगता है। इस उतावली में जो अन्याय की जड़ या आत्मा है उसे भुला दिया जाता है। इस घालमेल के कारण कोई बड़ी हानि यदि नहीं होती है तो उस अपेक्षा को क्षमा किया जाता है, परंतु सच में देखा जाए तो इस घालमेल के परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। चोरों को मारने के लिए बनाए गए फंदे सन्यासियों को मारने में खप जाते हैं, और उधर चोर के सुरक्षित बच जाने से चोरी की घटनाएं पहले से भी अधिक होने लगती हैं। लेकिन इस फांसी पर सन्यासी के बदले यदि एकाध चोर को भी चढ़ा दिया गया तो भी उस चोरी का सारा क्रोध उस एक ही चोर पर उतार दिया जाने से बाकी के चोर निर्भय होकर पुण्यतः हरि ओम करने को तैयार हो जाते हैं। विष वृक्ष का वास्तविक नाश उसकी शाखाओं और पत्तियां तोड़ते रहने से नहीं हो सकता। वह तो तब होगा जब उन शाखाओं और पत्तों को बार बार आगे धकेलती हुई और उनका पोषण करती हुई उस वृक्ष की जड़ें खोदकर उनका सर्वनाश किया जाए। डलहौजी किसी परिस्थिति का परिणाम है। वह परिस्थिति जब तक बनी हुई है तब तक बनी हुई है। एक डलहौजी चाहे तो उसकी जगह 10 डलहौजी आएंगे, परंतु यह सिद्धांत भूलकर अंग्रेज इतिहासकार जानबूझकर और हिंदुस्तानी लोग भोलेपन और अज्ञान से डलहौजी के शासनकाल में हुए सारे अत्याचारों का दोष इतने जोर से उस पर थोपते हैं मानो वही मुख्य कर्ता था, परंतु यह मानना पूरी तरह गलत है। इस मान्यता का यह परिणाम होता है कि डलहौजी को छोड़ मुख्य कारण की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। यदि इंग्लैंड की सरकार की सम्मति ना हो तो डलहौजी की हिम्मत है कि वह इधर का पैर उधर रख सके। डलहौजी के हर कृत्य को इंग्लैंड की सरकार की स्वीकृति मिले बिना हिंदुस्तान में एक पत्ता भी हिलना असंभव है। ऐसी स्थिति में डलहौजी यदि एक अंश का दोषी है तो उसके पीछे छिपकर यह अधम कृत्य करने वाले ठगों पर 10 गुना दोष आना चाहिए, परंतु इंग्लैंड की सरकार माने वहां के मुट्ठी भर अधिकारी इन मुट्ठी भर अधिकारियों को इंग्लैंड की जनता के सामने कपकपी आती है। अंग्रेज जनता की अनिच्छा हो तो इन अधिकारियों को एक क्षण भी अपने अधिकार संभाले रहना संभव ना हो। ऐसी परिस्थिति में ये अधिकारी भी डलहौजी के पापी कृत्यों का मान्यता क्यों देते थे? वह इसीलिए कि उनके सारे कृत्य सारी अंग्रेज जनता को पसंद थे। इस तरह देखें तो इंग्लैंड नामक पूरा राष्ट्र ही इस अन्याय और अत्याचार का दोषी है। साम्राज्य के रक्त की चटक लग जाने से पूरा राष्ट्र ही क्रूर निर्दयी बन गया है। अब सारा इंग्लैंड मधुमक्खी का छत्ता है, तो डलहौजी नामक एक मधुमक्खी पर सारा गुस्सा उतारने से क्या लाभ? जब तक यहाँ छत्ता बना हुआ है तब तक ये मधुमक्खियां हिंदुस्तान के फूलों से मधु ले जाकर उसके बदले में विष भरे डंक मारती ही रहेगी। उस छत्ते को सीने से चिपकाए रखें और उसमें से मधु लेने के लिए आने वाली मधुमक्खियों को गाली गलौज करें कि ये डंक बहुत मारती है, तो इसमें कोई तूक नहीं है। यह मूर्खतापूर्ण कल्पना और यह अभागी अंधता सन 1857 के नेताओं की दृष्टि को स्पर्श ना कर सकी। यही उस क्रांति युद्ध का मुख्य रहस्य है। उसका हेतु आमुक कानून रद्द करो या आमुक डलहौजी हटाओ यह ना होकर कानून बनाने की या उस डलहौजी को भेजने की मुख्य शक्ति अर्थात राजसत्ता को प्राप्त करना ही था। सभी अंग्रेज डलहौजी हैं
और उस छत्ते की सारी मधुमक्खियों का उद्देश्य अपने भारतीय फूलों से मधु लेकर उसके एवज में विष भरे डंक मारते रहने का है। यह अंतिम सत्य उन चतुर और माननीय पुरुषों के ध्यान में है और ऐसे उन अंग्रेजों से पूरी तरह संबंध तोड़े बिना, गुलामी की शाखाएं ना तोड़ते हुए, उस हलाहल भरे कटीले वृक्ष को समूल उखाड़े बिना, संक्षेप में यह है कि स्वराज्य की यह औषधि संग्राम भूमि के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलती। यह वास्तविकता सत्य है। उनकी कुशाग्र बुद्धि को ज्ञात होते ही एक क्षण भी ना रुकते हुए वे अपने प्राण अपने हाथों में और तलवार शत्रु की गर्दन पर रखते रण मैदान में कूद पड़े। सन 1857 के क्रांति युद्ध की पवित्रता और महानता इसी सत्य ज्ञान में और उसके लिए किए गए प्राणदान में है, जिन्हें डलहौजी ही सारे अत्याचारों का मुख्य कारण लगता है। उन्हें इस युद्ध की वास्तविकता महानता ज्ञात नहीं होगी। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को यदि सत्य ज्ञात करने की इच्छा हो तो विशेषतः अवध का राज्य किसने अधिग्रहण किया यह देखें, और क्यों अधिग्रहित हुआ यह समझ लें। अवध का वह विस्तृत और संपन्न राज्य डलहौजी के पहले 1 शताब्दी तक अधिग्रहण होता रहा था। अवध के नवाब ने जब अंग्रेजों से रिश्ते बनाए तब से उसके राज्य का एक एक टुकड़ा अंग्रेजों की ओर जाने लगा था। सन 1801 में एक समझौता वजीर के सिर पर जबरन लादा गया। उसमें यह अपहरण की इच्छा पूरी निर्लज्जता से प्रदर्शित की गई थी। नवाब वजीर उस समय पहले से ही कंपनी की सहयोगी सेना के लिए प्रतिवर्ष 75 लाख रुपए दे रहे थे। कंपनी की इस डकैती से नवाब का खजाना कठिनाई में आ गया था और अंग्रेजों ने जबरन यह मांग की कि नवाब अपनी सेना हटाकर उसके स्थान पर कंपनी की सेना रखे। इस सेना का खर्च उठाने की शक्ति नवाब के खजाने में नहीं है, यह अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे। बल्कि यह जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने यह मांग की थी। नवाब के पास खजाना नहीं था किंतु प्रदेश था। अंत में उसमें से एक उपजाऊ टुकड़ा तोड़कर नवाब ने अंग्रेजों को दिया और ना ही नहीं करते भी नवाब के सिर यह संरक्षक सेना बैठ ही गई। इस सन 1801 के समझौते की तीसरी धारा का अर्थ था, नवाब अपने प्रदेश की व्यवस्था से प्रजा को सुख करे और हर काम में वह कंपनी की अधिकारियों से सलाह मशवरा करे। अब वह प्रजा को सुख कर व्यवस्था कैसी रखनी है। यदि नवाब कोई सुधार करने की इच्छा करे तो उसकी इच्छा के विरुद्ध कंपनी उस पर गुर्राए। फिर भी आग्रह था कि प्रजा के लिए सुख कर व्यवस्था की जाए। नवाब का खजाना बार बार डकैती डालकर खाली किया जाता और उस पर नई मांग भी रखी जाती, और उस डकैती के पूर्ति के लिए जब नवाब को कर लादने की व्यवस्था होती तो कंपनी कहती कि प्रजा को सुख कर व्यवस्था होनी चाहिए। नवाब को जब इस तरह स्वयं के राज्य में सुधार करना असंभव हो जाए और प्रजा विद्रोह कर राज्य में सुधार का प्रयास करे तो इसका बंदोबस्त करने अंग्रेजी बैनेट और संरक्षक सेना की तलवारें प्रजा की गर्दन पर रख उसे हूं चू भी नहीं करने देगा। इस प्रकार कंपनी का आग्रह बना ही रहता कि प्रजा के लिए सुख कर व्यवस्था की जाए। इस तरह एक ओर नवाबों और जनता को राज्य व्यवस्था सुख कर करना पूरी तरह असंभव बनाकर दूसरी ओर कंपनी कहती कि राज्य व्यवस्था सुख कर करनी ही होगी। यह स्थिति कुछ ऐसी ही थी कि कोई अत्याचारी बाप बच्चे को जोर से पीटता जाए और कहे चुप रह, खबरदार जो रोया तो। इसमें फर्क इतना ही है कि वह बाप ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कम से कम सद हेतु से तो करता है, परंतु कंपनी नवाब का मुंह बांधकर जो पिटाई कर रही थी वह तो केवल उसका गला दबाकर प्राण लेने के लिए ही थी। यह प्राणघात जितनी जल्दी और जितनी सुलभता से हो करने के लिए अंग्रेजों ने हजारों अड़चने और हजारों तिकड़में भिड़ाई। उन सब का वर्णन स्थान भाव के कारण संभव नहीं। फिर भी उदाहरण के लिए एक अत्यंत नीच तिकड़म दिए बिना रहा नहीं जाता।
वह तिकड़म थी सन 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा नवाब से किया हुआ समझौता, कुछ ही वर्षों बाद साफ तौर पर अस्वीकार करना। यह समझौता होते ही इंग्लैंड उसे भूल गया हो, ऐसा नहीं, क्योंकि सन 1847 में लॉर्ड हार्डिंगटन ने उस समझौते को माना था। कर्नल सलीम ने सन 1841 में वह समझौता माना था। सन 1853 में हिंदुस्तान में चालू समझौते की सूची में वह सन 1837 का समझौता लिखा हुआ था, पर सन 1892 में जो समझौता इंग्लैंड की स्मृति में था, वह समझौता उसी वर्ष वास्तविकता समय आने पर इंग्लैंड एकदम भूल गया। सन 1837 के उस समझौते के अनुसार वह रियासत अधिग्रहण करना संभव नहीं था। यह देखते ही 1 घंटे पहले तक मान्य किया हुआ और चालू समझौते की सूची में लिखकर भेजा हुआ समझौता हिंदुस्तान सरकार साफ अस्वीकार करने लगी। ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं था। ऐसा धड़ल्ले से कहते समय अंग्रेज सरकार लज्जित कैसे नहीं हुई। हिंदुस्तान का अंग्रेजी इतिहास जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, उसे इस पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि अंग्रेज सरकार को अवध का राज्य चाहिए था। अतः वह राज्य हड़पने के लिए सन 1837 के समझौते की अपेक्षा 1801 का समझौता उसके लिए अधिक लाभदायक था।